Hello students, good afternoon to all of you. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Devesh Kumar, I am a faculty of civil engineering and having a teaching experience of about 9 years. ओके तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन से रिगार्डिंग जो भी ओल्ड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, जो भी डिफरेंट स्टेट एई या जेई के एग्जाम्स में पूछे गए, एसएससी जेई में पूछे गए, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन वेरियस एग्जामिनेशन. गुड आफ्टरनून नवीन. देखिए, जो एसएससी जेई का एग्जाम है 2015 तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से, लेकिन 2015 के बाद में आपको पता होगा कि एसएससी जेई में नंबर ऑफ स्लॉट्स में एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो किसी किसी स्लॉट में 10-12 क्वेश्चन भी पूछे गए. ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज नॉर्मली एसएससी जेई के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर हम राजस्थान जेई के एग्जाम्स की बात करें तो राजस्थान जेई में हर बार 10 से 12 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आरएसएमएसएसबी जेई का जो सिलेबस है आपने देखा होगा, डिग्री में ये सिलेबस में है, डिप्लोमा वालों के सिलेबस में नहीं है, राजस्थान के आरएसएमएसएसबी में. तो डिग्री में हर बार 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा वेटेज है. तो आपको ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं राजस्थान के एग्जाम्स में. तो ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एमसीक्यू बुकलेट जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बुकलेट जो है इंजीनियर्स एकेडमी की, जिसमें डिफरेंट एई और जेई के एग्जाम्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे. एंड द फर्स्ट चैप्टर इज हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग. ये पहला टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि साउंड जो है दैट इज क्लियर और नॉट. इज द साउंड ओके और नॉट? बताइए, कमेंट करके बताइए. क्लियर है? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना. रिकनेसेंस इज बेस्ट डन विद द हेल्प ऑफ. ठीक है, रिकनेसेंस क्या होता है? किसी एरिया में या फील्ड में घूमकर कुछ इंफॉर्मेशन अचीव करना, उसको हम बोलते हैं रिकनेसेंस करना. होता है ना, जब चोर जो है चोरी करने जाता है तब वो पहले घूम फिर कर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, कि कहाँ से वो एंटर होगा किसी घर में चोरी करने के लिए, और चोरी करने के बाद में कहाँ से भागेगा. होता है ना ऐसा. हिंदी में हम इसको बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में रेकी करना या टोह लेना. ठीक है, तो उसी रेकी करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिकनेसेंस. क्लियर? तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करना होता है, कोई रोड हमें डिजाइन करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस एरिया का मैप हम उठाते हैं. ये किसी एरिया का मैप है, और सपोज इस मैप में हम चाहते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रोड बनाना चाहते हैं. अब पॉइंट ए से बी तक रोड जो है वो कई तरीके से पॉसिबल है. हम इस तरह से रोड बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं. तो रोड कहाँ से होकर पास होगी ये डिसाइड करने के लिए हमें बहुत सारे टाइप के सर्वे करने पड़ते हैं. ओके, तो हम क्या करते हैं कि हो सकता है कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैप पर अवेलेबल नहीं हो. ठीक है, जैसे हमने मैप में सोचा कि रोड जो है हम यहां से बनाएंगे इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से रोड बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें सपोज यहाँ पर इस तरह से हम रोड बनाना चाहते हैं, और सपोज यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर बात करें फील्ड में, तो यहाँ से कोई नाला जा रहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैप पर अवेलेबल नहीं है. ओके, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया में घूम फिर कर एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो इस मैप पर मिसिंग है, उनको हम कलेक्ट करेंगे उन इन्फॉर्मेशन को. तो घूम फिर कर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं रिकनेसेंस. ओके, अब पूछा है कि जो रिकनेसेंस है इसको सबसे अच्छे तरीके से किस तरीके से किया जा सकता है. तो सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है रिकनेसेंस की, वो होती है एरियल सर्वे. एरियल सर्वे मतलब हवाई जहाज में बैठ के वहां से किसी एरिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. ठीक है, कोई नदी नाला होगा तो वो एरोप्लेन से हमें नजर आ जाएगा. ठीक है, तो जो एरियल फोटोग्राफिक सर्वे होता है दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर रिकनेसेंस. इज इट क्लियर? ठीक है, फाइन. एरियल सर्वे जो होता है वो सबसे बेस्ट अप्रोच है रिकनेसेंस के लिए. एक तो हम प्रैक्टिकली खुद फील्ड में जाए, लेकिन एरियल सर्वे सोचिए कि अगर मान लो कि कोई एरिया बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, मान लो 1000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है कोई, इतने एरिया में अगर हम खुद मैन्युअली हम खुद जाके उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, रिकनेसेंस करेंगे, तो टाइम बहुत लग जाएगा. ठीक है, तो जब बहुत बड़ा एरिया होता है तब हम क्या करते हैं, एरियल सर्वे करते हैं. ठीक है, मतलब फास्टेस्ट ये अप्रोच हो गई.
रिकनेसेंस की। एरियल सर्वे जो है दैट इज द फास्टेस्ट अप्रोच और फास्टेस्ट मेथड ऑफ रिकनेसेंस। तो सबसे बेस्ट मेथड तो ये हो गया, लेकिन कॉस्टली बहुत होता है। फाइन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है। देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मतलब कि उनके अक्रेंस का सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले कौन सा था उसके बाद में कौन सा है, वो सीक्वेंस बताना है। इन रिगार्ड टू रोड कंस्ट्रक्शन और डिजाइन डेवलपमेंट, बताइए कौन सा सीक्वेंस होगा। देखिए सबसे पहले जो ट्रेसा गुएट है, साइंटिस्ट के नाम है ये, इन्होंने कुछ रोड डिजाइन किया, उसके बाद टेलफोर्ड ने कुछ डिजाइन किया, फिर उसके बाद मैकेडम ने, और जो लेटेस्ट जो मेथड है सीबीआर मेथड, इसके अकॉर्डिंग हम रोड को डिजाइन करते हैं। सीबीआर मेथड मतलब आपने सोइल में पढ़ा होगा, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड, ठीक है। तो इससे अब हम मॉडर्न वे में रोड डिजाइन करते हैं। दिस इज द लेटेस्ट मेथड। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा, ये वाला सीक्वेंस हो गया। सबसे जो पहला जो रोड बनाया था ट्रेसा गुएट ने बनाया था, उसके बाद टेलफोर्ड ने, ये साइंटिस्ट के नाम है, उसके बाद मैकेडम ने, और जो लेटेस्ट मेथड है दैट इज सीबीआर मेथड। तो ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हो जाता है, पूछ सकते हैं ये, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है द इंडियन रोड कांग्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, बताइए पूछना चाह रहा है कि जो ये आईआरसी है इंडियन रोड कांग्रेस से, ये एग्जिस्टेंस में कब आई, इसका निर्माण कब हुआ। इसका निर्माण हुआ था 1934 में, याद रखिएगा 1934 में इसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा जो सेंट्रल रोड फंड है सीआरएफ, इसका निर्माण हुआ था 1929 में, ये भी याद रखना। सेंट्रल रोड फंड का जो गठन हुआ था दैट वाज इन 1929। आईआरसी जो है इंडियन रोड कांग्रेस, इसका गठन हुआ 1934 में। और एक और याद रखना, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीआरआरआई, ठीक है, सीआरआरआई सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका गठन हुआ था 1950 में। ये तीनों याद रखिएगा, जिनको नहीं पता नोट कर लीजिए, ओके। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेते कई बार एग्जाम्स में, जो हाईवे रिसर्च बोर्ड है, हाईवे रिसर्च बोर्ड, इसका गठन हुआ था 1973 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आईआरसी के लिए पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी 1934। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें हम। ये नोट किया आप लोगों ने, बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। द रोड्स कनेक्टिंग वन विलेज विथ अनदर टाउन इज डेजिग्नेटेड एज, ठीक है। अगर कोई ऐसा रोड है जो किसी विलेज को किसी टाउन से कनेक्ट कर रहा है, तो इस रोड को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है नेशनल हाईवे, बी है स्टेट हाईवे, तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, चौथा ऑप्शन है विलेज रोड्स, बताइए। देखिए सारे ऑप्शन हम देख लेते हैं। नेशनल हाईवे क्या होता है, किसी कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स के मध्य जो रोड होगा दैट इज नोन एज नेशनल हाईवे। फाइन, ठीक है, किसी कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो रोड होगा दैट इज नेशनल हाईवे। मुझे ये बताइए, दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो रोड है उसको क्या बोलेंगे हम। दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो रोड प्रोवाइडेड है उसको हम क्या बोलेंगे, बताइए। दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो रोड प्रोवाइडेड है उसको हम क्या बोलेंगे। उसको भी हम नेशनल हाईवे बोलते हैं, याद रखिएगा। दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में अगर रोड प्रोवाइडेड है दैट इज नोन एज नेशनल हाईवे। अगर दो डिफरेंट स्टेट्स, सेम कंट्री के दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में अगर रोड प्रोवाइडेड है उसको भी हम नेशनल हाईवे बोलेंगे। स्टेट हाईवे क्या होता है, सेम स्टेट के दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो रोड प्रोवाइडेड है दैट इज नोन एज स्टेट हाईवे, ठीक है। सेम स्टेट के दो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जो रोड प्रोवाइडेड है दैट इज
स्टेट हाईवे। ओके, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती है, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रोड होती है, जो उस डिस्ट्रिक्ट के मेन प्लेसेस, जैसे कोई बड़ा टूरिस्ट प्लेस हो गया, कोई बिजनेस एरिया हो गया उसका, ठीक है, कोई प्रोडक्शन एरिया हो गया, तो किसी डिस्ट्रिक्ट के जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेज है उनको कनेक्ट करने वाली रोड जो है दैट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट रोड। फाइन। और जो रोड होती है दो विलेजेस के बीच में या दो टाउन्स के बीच में या विलेज और टाउन्स के बीच में, उसको हम बोलेंगे विलेज रोड, अगर वो कच्ची सड़क है, दैट इज इफ दैट इज अनमेटल्ड रोड। ठीक है, अगर अनमेटल्ड रोड है मतलब कच्ची सड़क है, ठीक है, मतलब मिट्टी की रोड है, अर्थन रोड है, तब उसको हम बोलेंगे विलेज रोड। दो डिफरेंट विलेजेस या टाउन्स के बीच में जो रोड है, अगर वो अनमेटल्ड रोड है, कच्ची सड़क है, तब उसको हम विलेज रोड बोलेंगे। अगर दो विलेजेस और टाउन्स के बीच में पक्की सड़क है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्ड रोड, तब उसको हम बोलेंगे ओडीआर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, याद रखिएगा, दो विलेज के बीच में रोड है या दो टाउन्स के बीच में रोड है, वो मेटल्ड रोड है, पक्की सड़क है, तो उसको ओडीआर बोलते हैं हम, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। और सेम जो रोड है, मतलब दो विलेजेस या टाउन्स के बीच में जो अनमेटल्ड रोड है, कच्ची सड़क जो है, तो उसको हम विलेज रोड बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहां से तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए। सबको क्लियर ही है? कमेंट कीजिए यस और नो। देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला इज प्रिपेयर्ड अज्यूमिंग विच रोड पैटर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागपुर रोड प्लान को जो फॉर्मूला गिवन है, नागपुर रोड प्लान का जो फॉर्मूला गिवन है, उस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए कुछ रोड पैटर्न अज्यूम करना पड़ा था। वो रोड पैटर्न कौन सा था? वो था, बताइए। यस, यस नवीन, बिल्कुल करेक्ट है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंडीगढ़ सिटी जो डेवलप की गई है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चंडीगढ़ जो सिटी डिजाइन की गई है, इसमें कौन सा रोड पैटर्न अडोप्ट किया गया है? बताइए, चंडीगढ़ सिटी में कौन सा रोड पैटर्न अडोप्ट किया गया है? ठीक है, इसमें अडोप्ट किया गया है रेक्टेंगुलर पैटर्न, या रेक्टेंगुलर पैटर्न को ही हम ब्लॉक पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। ठीक है, चंडीगढ़ सिटी का मैप देखना गूगल पे, तो आपको ब्लॉक्स नजर आएंगे, वो रेक्टेंगुलर पैटर्न है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो कनाट पैलेस है, कनाट पैलेस कहां पर है? ये दिल्ली में है। ठीक है, इसको किस पैटर्न पर डेवलप किया गया है? बताइए, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। कनाट पैलेस इन दिल्ली, इसको हम किस पैटर्न पर बनाए? बताइए। रेडियल एंड सर्कुलर, बिल्कुल सही नवीन, इसको डेवलप किया गया रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न पर। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ये चैप्टर है हाईवे डेवलपमेंट, इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है, याद रखना। चंडीगढ़ सिटी को हमने रेक्टेंगुलर या ब्लॉक पैटर्न पर डेवलप किया है। कनाट पैलेस जो दिल्ली में है, इसमें हमने अडॉप्ट किया कौन सा? रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। ओके, और जो क्वेश्चन था नागपुर रोड प्लान का फॉर्मूला जो है, इसमें हमने कौन सा पैटर्न अज्यूम किया था? वो था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ठीक है, जिनको नहीं पता वो ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनमेटल्ड रोड। बताइए, अब ये जस्ट डिस्कस किया था मैंने, अनमेटल्ड रोड कौन सी होगी। ऑप्शन है अर्दन रोड, बी ऑप्शन है सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, सी ऑप्शन है बिटुमिनस रोड और डी ऑप्शन है डब्ल्यूबीएम रोड। बताइए, अर्दन जो रोड होगी दैट इज अनमेटल्ड रोड, कच्ची सड़क होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनमेटल्ड रोड। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड ऑफिस कहाँ पर है या हेड क्वार्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट है, वो क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन देखना, द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस दैट इज आईआरसी इज लोकेटेड एट। बताइए, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, याद रखना है, बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआरसी का हेडक्वार्टर याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखिए, द ओवरऑल रोड डेंसिटी इन द कंट्री शुड बी इंक्रीज्ड टू 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाय द ईयर 2001 अकॉर्डिंग टू। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला कि ईयर 2001 तक जो ओवरऑल रोड डेंसिटी है उसको हम बढ़ाकर इतना कर देंगे, कितना, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑन एन एवरेज है ये। ठीक है, तो कौन से रोड प्लान के अकॉर्डिंग हम ऐसा करेंगे ये पूछा है। ए ऑप्शन है फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, इसी को हम बोलते क्या, नागपुर रोड प्लान। ओके, इसी को हम नागपुर रोड प्लान बोलते हैं। सेकंड 20 ईयर रोड प्लान, इसको हम बोलते हैं बॉम्बे रोड प्लान। और तीसरा जो है थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, इसी को हम लखनऊ रोड प्लान भी बोलते हैं। तो बताइए ये जो टारगेट था रोड डेवलपमेंट का कौन से रोड प्लान में था। नवीन कह रहे ऑप्शन सी, लखनऊ रोड प्लान, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। बिल्कुल सही है नवीन ये। ठीक है, तीसरे प्लान में ये टारगेट रखा गया था कि हम ऑन एन एवरेज इतनी रोड बना देंगे अगले 20 साल में। फाइन, तो ये भी याद रखना। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आर्टीरियल रोड कम अंडर कैटेगरी ऑफ विच रोड। आर्टीरियल रोड जो होती है किस रोड की कैटेगरी में आती है। ए ऑप्शन है सेकेंडरी रूरल, बी ऑप्शन है रूरल, सी है अर्बन, डी है प्राइमरी रूरल। बताइए, बताइए आर्टीरियल रोड क्या होती है। आर्टीरियल रोड क्या होती है। दो टर्म्स अगर आपने पढ़ी हो, एक तो होता है आर्टीरियल रोड, एक और टर्म आपने पढ़ी होगी कलेक्टर रोड। ठीक है, एक और टर्म आपने पढ़ी होगी कलेक्टर रोड। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि कलेक्टर रोड क्या होती है और आर्टीरियल रोड क्या होती है। देखिए, कलेक्टर रोड कौन सी होती है, जो हमारे घरों से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, घरों के सामने जो रोड होती है दैट इज कलेक्टर रोड। ओके, और कलेक्टर रोड जिन रोड से कनेक्टेड होती है जहां पे ट्रैफिक को ये डाइवर्ट कर सकती है, पहुंचा सकती है फ्लो को, उसको हम बोलेंगे आर्टीरियल रोड। ओके, ठीक है, जो रोड्स हमारे घरों से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है उसको तो हम बोलते हैं कलेक्टर रोड। और आर्टीरियल रोड क्या होती है, जहां पर हम कलेक्टर रोड के थ्रू हम ट्रैफिक पहुंचा सकते हैं, उसको हम बोलेंगे आर्टीरियल रोड। और ये अर्बन रोड्स होती है, शहरी सड़कें होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। सर टाइप ऑफ अर्बन रोड नहीं पता, मेनली दो टाइप्स होते हैं, यही कलेक्टर एंड आर्टीरियल रोड, दोनों डिस्कस किया मैंने अभी। कलेक्टर रोड ऐसे याद रखना कि हमारे घरों से जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, मतलब घर के सामने जो रोड होती है दैट इज कलेक्टर रोड। और कलेक्टर रोड जिन रोड से कनेक्टेड होगी उसको आर्टीरियल रोड बोलेंगे। ठीक है, हम डिफाइन ऐसे करते हैं आर्टीरियल रोड को कि कलेक्टर रोड से ट्रैफिक जहां पर हम डिलीवर कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे आर्टीरियल रोड। सर कुछ लोग का वीडियो नहीं चल रहा, क्या इश्यू आ रहा है। बाकी लोग रीस्टार्ट कीजिए जिनका नहीं हो पा रहा स्टार्ट। लाइव शो नहीं हो रहा, एक बार वापस से लॉगिन कीजिए।
एक बार आप वापस से लॉगिन कीजिए जिनको इश्यू है, ठीक है, जिनके इश्यू है एक बार वापस से लॉगिन कीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इसे। देखिए सर उन लोगों ने किया फिर भी सेम प्रॉब्लम। एक बार आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, आपके पास नंबर होंगे ना, तो वहां पर उनको बताइए, वो आपको टेक्निकल सपोर्ट पूरा दे देंगे, वो बता देंगे क्या इशू है। ठीक है, जिनका नहीं हो पा रहा उनको बोलिए कि एक बार मैनेजमेंट से बात करके, क्योंकि यहाँ पे एक ना एक टेक्निकल मेंबर कोई ना कोई होगा, वो आपको बता देगा क्या इशू है। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइमरी रोड सिस्टम क्लासिफिकेशन कंप्राइजेज ऑफ। पूछना चाह रहा है कि प्राइमरी रोड सिस्टम में कौन से रोड्स कंसिस्ट करते हैं, हम कौन से रोड्स कंप्राइज करते हैं। ए ऑप्शन है एक्सप्रेसवेज एंड नेशनल हाईवेज, बी है स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, सी ऑप्शन है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड, और डी ऑप्शन है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। बताइए। देखिए जो लखनऊ रोड प्लान जो था, ठीक है, लखनऊ रोड प्लान जो था, इसमें ये क्लासिफिकेशन क्या था रोड का, लखनऊ रोड या लखनऊ रोड प्लान। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो रोड है उसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। एक तो प्राइमरी रोड सिस्टम, एक तो हो जाता है प्राइमरी रोड सिस्टम, इसमें इन्होंने क्या किया, एक्सप्रेसवेज और जो नेशनल हाईवेज है इनको कंसीडर किया। ठीक है, एक्सप्रेसवेज एंड नेशनल हाईवेज को कंसीडर किया। फिर इन्होंने बोला सेकंड जो क्लासिफिकेशन दैट इज सेकेंडरी रोड सिस्टम, किसको बोला, स्टेट हाईवेज प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इनको इसमें कंसीडर किया गया। ओके, और जो टर्सरी सिस्टम था, टर्सरी रोड सिस्टम, इसमें अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड्स को कंसीडर किया गया। तीनों याद रखना। ठीक है, ये रोड्स का क्लासिफिकेशन है, किस प्लान में दिया था, ये लखनऊ रोड प्लान जो कि थर्ड डेवलपमेंट प्लान था, इसमें ये क्लासिफिकेशन दिया था रोड्स का। तीन पार्ट्स में रोड्स को डिवाइड किया गया था एज पर लखनऊ रोड प्लान, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी रोड सिस्टम्स। प्राइमरी सिस्टम में हम एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज को हम कंसीडर करते हैं। सेकेंडरी सिस्टम में स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड दैट इज एमडीआर, इनको कंसीडर करते हैं। टर्सरी सिस्टम में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ओडीआर और विलेज रोड्स को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, नागपुर रोड प्लान जो था उसमें रोड्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये लखनऊ रोड प्लान का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नागपुर रोड प्लान का भी पूछा जाता है कि इस प्लान में रोड्स को 5 पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ये क्लासिफिकेशन जो था वो नागपुर रोड प्लान में था। ठीक है, और बॉम्बे रोड प्लान में क्या क्लासिफिकेशन था, बॉम्बे रोड प्लान में रोड का कोई क्लासिफिकेशन था ही नहीं। ठीक है, बॉम्बे रोड प्लान में कोई रोड्स का क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया था। जो बॉम्बे रोड प्लान था उसमें एरिया का क्लासिफिकेशन था। एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, डेवलप्ड एरिया, अनडेवलप्ड एरिया एंड सेमी डेवलप्ड एरिया। ठीक है, लेकिन रोड्स का कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, याद रखिएगा। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी रोड सिस्टम में कौन सा हो गया, ए वाला ऑप्शन हो गया, एक्सप्रेसवेज एंड नेशनल हाईवेज। और अभी हमने डिस्कस किया था कि नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे क्या होता है, एमडीआर, ओडीआर और विलेज रोड्स क्या होती है। एक और ये टर्म है यहाँ पे एक्सप्रेसवेज, ये मुझे बता दीजिए एक्सप्रेसवे क्या होता है, जल्दी से कोई बताइए। एक्सप्रेसवेज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, बताइए। लेस ओपनिंग इन एक्सप्रेसवे। देखिए एक्सप्रेसवे उसे हम बोलेंगे, ऐसे रोड को बोलेंगे या ऐसे हाईवे को हम बोलेंगे जिसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो। ठीक है, जिसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो उसको हम एक्सप्रेसवे बोलेंगे, मतलब कहीं रुकना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा जयपुर से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, रोड बन रहा है, इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे का
प्रोजेक्ट चल रहा है। अब आप बोलोगे कि इसमें तो बीच में सैकड़ों जो विलेजेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ से सैकड़ों विलेजेस कनेक्ट होते हैं किसी रोड पे। तो हम क्या करते हैं कि जहां पर इंटरसेक्शन था वहां पर या तो हम फ्लाईओवर बना देंगे या अंडरपास बना देंगे। नॉर्मली हम फ्लाईओवर्स बनाते हैं या पे ओवर ब्रिजेस बनाते हैं, ठीक है, जहां पर भी इंटरसेक्शन है वहां पे हम क्या करेंगे, फ्लाईओवर्स बना देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो व्हीकल्स जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं ना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा रहे हैं, उनको कहीं पे रुकना नहीं पड़ेगा, उनके लिए कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। बात समझ आती है? जितने भी इंटरसेक्शन थे उनको हमने एलिमिनेट कर दिया। कैसे एलिमिनेट कर दिया? वहां पर हमने या तो फ्लाईओवर्स बना दिए या फिर हमने अंडरपासेस बना दिए, ठीक है। तो जहां पर जिस रोड में या जिस हाईवे में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो उसको हम एक्सप्रेस वे बोलेंगे, इसीलिए बहुत हाई स्पीड रोड्स होती है। ओके, जो इंडिया का सबसे हाईटेक या सबसे एडवांस जो एक्सप्रेस वे है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो है यमुना एक्सप्रेस वे। वहां पर फाइटर प्लेन्स भी लैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेटजिक एक्सप्रेस वे है। स्ट्रेटजिक मतलब जो जहां पर जो बहुत ज्यादा हेवी लोड को कैरी कर सकता है। ओके, तो याद रखिएगा ये सब कुछ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, द फर्स्ट 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया वॉज कॉल्ड एज, बताइए, अभी जस्ट डिस्कस किया। सबसे पहला जो प्लान था, कौन सा था? नागपुर रोड प्लान था। इसके बाद वाला जो प्लान था कौन सा था? बॉम्बे रोड प्लान था। और तीसरा जो रोड प्लान था वो कौन सा था? लखनऊ रोड प्लान था। ओके, तो पहला प्लान कौन सा होगा? नागपुर रोड प्लान, विच इज ऑप्शन बी। ओके ओके, इनका कई बार टाइमिंग भी पूछ लिया जाता है। तो जो नागपुर रोड प्लान था ना, ये प्रोजेक्टेड तक कब? 1943 से 1963, ठीक है। ये प्रपोज्ड ड्यूरेशन थी इस प्रोजेक्ट की। एक्सप्रेसवे किस में इंट्रोड्यूस हुआ? सेकंड रोड प्लान में, बॉम्बे रोड प्लान में। उसमें पर्पस था, टारगेट था कि 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाएंगे। तीसरा जो रोड प्लान था उसमें 2000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का टारगेट था। और जो पहला जो रोड प्लान था उसमें एक्सप्रेसवे इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था इंडिया में। ओके, तो जो पहला जो रोड प्लान है दैट इज नागपुर रोड प्लान, ये प्रपोज था 1943 से 63 तक। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था वो 2 साल पहले ही 61 में कंप्लीट हो गया था। ओके, 61 में ही कंप्लीट हो गया था। तो अगला जो प्रोजेक्ट था दैट इज बॉम्बे रोड प्लान, ये 1961 में स्टार्ट हो गया और ये प्रपोज था 1961 से 1981 तक। ओके, और तीसरा जो प्रोजेक्ट था दैट इज लखनऊ रोड प्लान, ये 81 में स्टार्ट हुआ और ये प्रपोज था 1981 से 2001। ओके, 2001 तक इसको कंप्लीट करना था, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इनका टारगेट पूछा जाता है। तो देखिए, जो पहला जो रोड प्लान था नागपुर रोड प्लान, इसमें रोड टारगेट कितना था? 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, इतनी रोड बनाने का। सर, थर्ड रोड प्लान में कितनी कैटेगरी, किस चीज की कैटेगरी? क्या रोड कैटेगरी किसकी? रोड्स की। रोड्स का बताया ना, 3 पार्ट्स में रोड्स को डिवाइड किया था थर्ड रोड प्लान में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सिस्टम। ओके, जो सेकंड जो प्लान था बॉम्बे रोड प्लान, इसमें जो टारगेट था पहले रोड प्लान में था 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। सेकंड में था 32, डबल था, जस्ट 32 किलोमीटर रोड बनानी थी ऑन एन एवरेज ऑन ईच 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। पहले में 16 था, दूसरे में 32 था। और तीसरा जो रोड प्लान था दैट इज लखनऊ रोड प्लान, इसमें 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ये टारगेट था। ये ड्यूरेशन याद रखना और इनका टारगेट याद रखना, ठीक है। टारगेट रोड लेंथ पूछी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अल्टरनेट रूट्स फॉर अ हाईवे प्रोजेक्ट आर सजेस्टेड बाय द स्टडी ऑफ, बताइए किस स्टडी के द्वारा हम अल्टरनेट रूट्स हम बता सकते हैं? बताइए। देखिए, अगर किसी एरिया का अगर हमारे पास मैप अवेलेबल है, ठीक है, तो मैप से हम ये देख सकते हैं कि अल्टरनेट रूट्स क्या होंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज ये कोई लोकेशन है, पॉइंट ए, दिस इज लोकेशन बी।
अब ए से बी तक रोड बनानी है तो हमें यहाँ से मैप देख कर हमें पता लग जाएगा कि रोड कहाँ कहाँ से जा सकती है, कहाँ कहाँ से रोड बनाना कन्वीनियंट होगा। ठीक है, मैप की हमें रिक्वायरमेंट कोई, क्योंकि यहाँ से हम टोपोग्राफी देख लेंगे एरिया की। टोपोग्राफी समझते हो ना, बसावट जो होती है, मान लो कहीं पे बहुत ज्यादा स्लोप में वेरिएशन है तो वहां पे कॉस्ट ज्यादा आएगी। कहाँ पर बीच में कहीं पर अगर पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाकों में रोड कंस्ट्रक्शन बहुत डिफिकल्ट भी होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है। तो ऐसे एरियाज को हम अवॉइड करेंगे। बीच में मान लीजिए कि कोई नाला या नदी पास हो रही है तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ ब्रिज बनाना पड़ेगा, तो उससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हम नदी नालों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या बीच में कोई जंगल है तो जंगल वाला एरिया में से रोड बनाना हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं। ओके, तो ये सारा जो एनालिसिस है इसके लिए हमें एरिया के मैप की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे हम मेनली टोपोग्राफी देखते हैं कि किसी एरिया की बसावट कैसे है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा एलिवेशन वाला एरिया या पहाड़ी इलाका है तो उनको हम अवॉइड करेंगे, वहां पे रोड बनाना कॉस्टली होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कौन सी स्टडी करते हैं, टोपोग्राफिक स्टडी करते हैं, मैप पर टोपोग्राफिक स्टडी करते हैं, इससे हम अल्टरनेट रूट्स बता सकते हैं। बात समझ में आती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो 12th का हो जाता है सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ एम आर जेकार एज चेयरमैन इन। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, गवर्नमेंट ने एम एस जेकार को किसी कमेटी का चेयरमैन बनाया था, कौन सी ईयर में? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम से पूछा है। 1927 में एक कमेटी बनी थी, उसका पर्पज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो जेकार कमेटी, ये जो कमेटी बनाई थी ना, इसको जेकार कमेटी बोला जाता है, क्योंकि जेकार जो था इट वाज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी। ठीक है, पर्पज क्या था इस कमेटी का? पहली बार इंडिया में इतना बड़ा रोड डेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट था, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सजेशन चाहिए थे। उस सजेशन के लिए जो गवर्नमेंट है उसने ये कमेटी स्टेब्लिश की थी। ठीक है, सजेशंस के लिए गवर्नमेंट ने जेकार कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, स्टेब्लिश की थी। ओके, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, मतलब जो ये जेकार कमेटी बनी थी, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1927। और जेकार कमेटी ने जो अपने सजेशंस दिए थे, जो अपनी रिपोर्ट दी थी ना, वो 1928 में दी थी। ये भी याद रखिएगा, जेकार कमेटी कब बनी थी? 1927 में बनी थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को कब दी? 1928 में दी। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जो है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखना, इंडिया में रोड डेवलपमेंट से रिगार्डिंग सजेशन देने के लिए जो कमेटी बनी थी ना, उसका नाम पूछा जाता है, उसका नाम है जेकार कमेटी। जेकार कमेटी क्यों नाम है इसका? क्योंकि जेकार जो था, इट वाज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी। तीनों चारों पॉइंट्स याद रखना। फाइन, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन डी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, जेकार कमेटी कब बनी? 1927। रिपोर्ट कब इन्होंने दी अपनी गवर्नमेंट को? 1928। ठीक है, इसका चेयरमैन कौन था? जेकार था, इसीलिए इसको जेकार कमेटी बोला। पर्पज क्या था कमेटी का? कि इंडिया में रोड डेवलपमेंट से रिगार्डिंग सजेशंस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने थे, इसके लिए जेकार कमेटी बनी थी। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गिव द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसी। बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी डिस्कस किया मैंने। बी, बिल्कुल सही ने विन। आईआरसी जो है, इट स्टैंड्स फॉर इंडियन रोड कांग्रेस। बहुत सिंपल सा है, जितने भी रिकमेंडेशंस आप पढ़ते हो हाईवेज के कोड में, वो सारा आईआरसी प्रोवाइड करता है। ओके, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीआरएफ जो है, सेंट्रल रोड फंड, याद रखना इसको भी, सेंट्रल रोड फंड, ये भी पूछ लिया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CRRI, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ओके, तो CRRI जो है, इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तीनों याद रखना, आईआरसी मतलब इंडियन रोड कांग्रेस, सीआरएफ मींस सेंट्रल रोड फंड, CRRI ये क्या है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। जिनको नहीं पता वो नोट कीजिएगा इसको।
ओके, फिर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है IRC, CRF, CRRI, ठीक है, इनका पर्पस पूछा जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्यों कॉन्स्टिट्यूट की गई, ठीक है। तो तीनों का पर्पस याद रखना। जो जयकार कमेटी थी, इन्होंने सजेशंस दिए अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1928 में। इनके सजेशन जो होते हैं, एक तो उन्होंने बोला कि जो रोड डेवलपमेंट है इतने बड़े लेवल पे पूरी कंट्री वाइड जो रोड डेवलपमेंट होगा उसके लिए बहुत सारा पैसा की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो जयकार कमेटी ने ये बोला कि पेट्रोल जो है उस पर टैक्स लगा दीजिए, गवर्नमेंट को बोला कि पेट्रोल पे टैक्स लगा दीजिए और टैक्स से जो पैसा आएगा ना उसी को हम रोड डेवलपमेंट के लिए यूज कर लेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल रोड फंड। तो पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया गया, उससे जो पैसा आता था वो CRF के पास आता था और यही से रोड डेवलपमेंट में ये फंड यूज हो जाता था, ठीक है। तो याद रखना सेंट्रल रोड फंड का पर्पज क्या है, रोड डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करना। पैसा कहां से है इनके पास, पेट्रोल पे टैक्स लगा के। ओके, फिर जेकार कमेटी ने एक और चीज बोली कि जो भी ये रोड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कोडल प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसी गाइडलाइंस देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हुई, जिसको हमने बोला इंडियन रोड कांग्रेस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है। इसका पर्पज क्या है, जो टेक्निकल गाइडेंस है, स्पेसिफिकेशन से वो प्रोवाइड करना, मतलब कोड प्रोवाइड करता है। IRC क्या करता है, ये टेक्निकल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, मतलब कोड प्रोवाइड्स करता है, जितने भी कोड है दैट इज गिवन बाय IRC रिगार्डिंग हाईवेज। ओके, पर्पज याद रखना। तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन थी CRRI, ये क्यों बनी, जो गवर्नमेंट जेकार कमेटी थी, उन्होंने बोला गवर्नमेंट को कि ठीक है ये कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट है, टेक्निकल प्रोजेक्ट है कुछ ये, ठीक है। तो आज हमारे पास प्रेजेंट में कुछ टेक्निकल रोड डेवलपमेंट की, इन फ्यूचर हम अगर कुछ रिसर्च वर्क करें तो आज से बेटर और आज से सस्ती, ठीक है, चीप जो टेक्नोलॉजी है रोड डेवलपमेंट की वो हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी फिर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका काम क्या है, रिसर्च वर्क करना, जिससे हम जो बेटर टेक्निक है वो डेवलप कर सके रोड कंस्ट्रक्शन की, और अभी जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जो टेक्निक है उससे सस्ती टेक्निक हम डेवलप कर सके। सबका पर्पज याद रखना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 को बताइए। गिव द फुल फॉर्म ऑफ CRRI, अभी बताया सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन सा हो जाता है, ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वोट आर पर्टिकुलरली प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ अर्बन रोड्स, ठीक है। अर्बन रोड्स में किसको हम प्रोवाइड करते हैं, तो आपने देखा होगा जो अर्बन रोड्स होती है उसमें फुटपाथ हम प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द टारगेट ऑफ अचीविंग एन ओवरऑल डेंसिटी ऑफ रोड लेंथ इन थर्ड 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान, कौन सा था, थर्ड वाला लखनऊ वाला रोड प्लान था 1981 टू 2001 वॉज, बताइए कितना था इसमें टारगेट, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ओके, पहले भी डिस्कस किया था मैंने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन नागपुर रोड प्लान हैज क्लासिफाइड द रोड्स इन इंडिया इन, बताइए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है। नागपुर रोड प्लान में रोड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। कौन से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेशनल हाईवे, ठीक है, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, किसमें, नागपुर रोड प्लान में। दूसरा प्लान था बॉम्बे रोड प्लान, इस प्लान में रोड का कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन इस प्लान में बॉम्बे रोड प्लान में एरिया को क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में, डेवलप्ड एरिया, सेमी डेवलप्ड एरिया, अनडेवलप्ड एरिया।
ठीक है। और तीसरा जो रोड प्लान था लखनऊ रोड प्लान है, इसमें रोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी रोड सिस्टम, दूसरा सेकेंडरी रोड सिस्टम एंड टर्सरी रोड सिस्टम, तो तीनों याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लखनऊ रोड प्लान। ठीक है, क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि लखनऊ रोड प्लान के रेस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखिए, एक्सप्रेसवेज ऑफ टोटल 2000 किलोमीटर लेंथ शुड बी डेवलप्ड फॉर फास्ट ट्रेवल, था क्या ऐसा? पहला स्टेटमेंट देखिए करेक्ट है या इनकरेक्ट है। लखनऊ रोड प्लान में ठीक है 2000 किलोमीटर इतनी लेंथ का एक्सप्रेस वे बनाना था। ठीक है, बॉम्बे रोड प्लान जो था उसमें 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे लेंथ बनानी थी, और जो नागपुर रोड प्लान था उसमें कोई एक्सप्रेस वे का प्रोविजन नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। ओके, सेकंड देखिए, टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन द कंट्री शुड बी 66,000 किलोमीटर। ठीक है, ऐसा ये प्रपोजल था कि जो लखनऊ रोड प्लान ये वाला जो प्लान है कंप्लीट होगा तब तक इंडिया में टोटल जो लेंथ है नेशनल हाईवेज की वो 66,000 किलोमीटर हो जानी चाहिए। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज इन द कंट्री शुड बी 1,45,000 किलोमीटर, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट था लखनऊ रोड प्लान, इसमें ये टारगेट था कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब तक जो टोटल लेंथ है स्टेट हाईवेज की वो 1,45,000 किलोमीटर तक हो जानी चाहिए। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ऑप्शन हो जाता है डी, ये करेक्ट हो जाता है। फाइन। इसके बाद देखिए, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अब ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विच रोड पैटर्न वाज अज्यूम्ड टू प्रिपेयर द फॉर्मूला ऑफ नागपुर रोड प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया था नागपुर रोड प्लान में जो फॉर्मूला दिया था उसके लिए हमने स्टार एंड ग्रिड पैटर्न अज्यूम किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बार पूछते हैं। ओके, देन कुछ टेक्निकल इशू है, ये हैंग हो रहा है तो थोड़ा स्लो हो पा रहा है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रोड विद इन अ सिटी और टाउन इज कॉल्ड एज। बताइए, किसी सिटी या टाउन में जो रोड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बताइए। 21 का बताइए। इसको हम बोलते हैं अर्बन रोड। ठीक है, किसी सिटी या टाउन में जो भी रोड होगी दैट इज नोन एज अर्बन रोड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज सेट अप इन 1930। ठीक है, निम्न में से 1930 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी? बताइए। 22 में पूछा कि 1930 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। आंसर प्लीज। सिंपल सा क्वेश्चन है। नो आइडिया। 1930 में बना था सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना, आगे से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस द डेस, ठीक है, कुछ डेस दिया है, ब्लैंक दिया है, इसको फिल करना है हमें। ऑफ अ रोड व्हीकल इज 2.44 मीटर। बताइए। 2.44 मीटर जो है दैट इज द रिकमेंडेशन फॉर मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए व्हीकल ऑन द रोड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। सर हाइट लेंथ भी बता दीजिए। नवीन, जो हाइट लेंथ जो है वो हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ लेंगे। ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा नहीं रहा, नहीं सब कुछ मैं बता देता। ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन है इसके, तो वहां पे मैं सारा डिटेल लिखवाऊंगा। ठीक है, वहां पे पूरी टेबल में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल इतना याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन किसका है? ट्रैफिक इंजीनियरिंग का है। वहां पे मैं सारा डेटा बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम विड्थ के लिए रिकमेंडेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछते ही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24। फिर से कुछ ब्लैंक दिया है, इसको फिल करना है। द ब्लैंक बोर्ड वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1960। क्वेश्चन में पूछा कि 1960 में कौन से बोर्ड को स्टेब्लिश किया गया था? बताइए। 1960 में बना था बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, याद रखिएगा, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, जिसको बाद में बीआरओ बना दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, कुछ टेक्निकल इश्यू है, इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। आप 1 मिनट वेट कीजिएगा। देखिए,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, फैक्टर्स कंट्रोलिंग अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट जो होता है उसको कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं? तो सबसे पहले तो ये टर्म क्लियर कर लीजिए आप कि अलाइनमेंट क्या होता है। बताइए अलाइनमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए कोई भी जो एरिया है, इस एरिया में अगर हम रोड बनाना चाहते हैं, सपोज हम रोड बनाना चाहते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो ए से बी को बाय रोड कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। हम रोड ऐसे बना सकते हैं, ओके, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो जो रोड है कहाँ से होकर वो पास होगा? ठीक है, रोड की सेंट्रल लाइन जो है किन किन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए जाएगी, उन पॉइंट्स को डिसाइड करना, उन लोकेशंस को डिसाइड करना, इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट करना। ठीक है, तो याद रखिएगा अलाइनमेंट क्या होता है, रोड की सेंटर लाइन किन किन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए पास होगी, इसको डिसाइड करना हम बोलते हैं अलाइनमेंट करना। मतलब रोड कहां से बनेगा वो डिसाइड करना, दैट इज नोन एज अलाइनमेंट। ओके, फिर अब ये फैक्टर्स पूछा है इस क्वेश्चन में कि कौन से फैक्टर्स जो है वो अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं। ए ऑप्शन इज गिवन एज शॉर्ट, बी इजी, ठीक है, सी जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन, डी नन ऑफ दिस। बताइए, देखो जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर यही है, ज्योमेट्रिक डिजाइन में पढ़ना है, याद रखिएगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द अलाइनमेंट। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाईवेज, ए ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस आर रिक्वायर्ड, बी है क्रॉस सेक्शंस आर रिक्वायर्ड, सी ऑप्शन है ए एंड बी आर रिक्वायर्ड, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दी अबव। बताइए, जब भी हम रोड बनाएंगे तो उसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस, ठीक है, उसके जो लेटरल सेक्शंस है वो सारे सेक्शंस हमें रिक्वायर्ड होंगे। मतलब आंसर हो जाता है ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस भी रिक्वायर्ड होंगे, क्रॉस सेक्शंस भी रिक्वायर्ड होंगे। ओके, जब क्रॉस सेक्शंस हम लेंगे तब वहां पे लेयर्स की पता हमें बात पता लगेगी कि कौन कौन सी लेयर्स उसमें प्रेजेंट है, उनकी थिकनेस क्या है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन जो है उसी में ये इन्फॉर्मेशन होगी ना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तो क्या हो गया, लेंथ का लॉन्ग सेक्शन हो गया, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन है यहां से हमें क्या पता लगेगा कि यहाँ पे कितनी लेयर्स प्रेजेंट है इसमें। आगे हम पढ़ेंगे पेवमेंट डिजाइन में कि नंबर ऑफ लेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं किसी रोड में। सबसे नीचे वाले लेयर जो होते हैं दैट इज नोन एज सबग्रेड, उसके ऊपर बेस कोर्स होता है या सब बेस कोर्स होता है, उस सबसे टॉप में सरफेस या वियरिंग कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी थिकनेस कितनी कितनी है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें क्रॉस सेक्शंस में पता लगेगी। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अलाइनमेंट ऑफ रोड इज फाइनली डिकोडेड ऑन द बेसिस ऑफ। बताइए, जो अलाइनमेंट है उसको फाइनली किसके आधार पर डिकोड किया जाता है? एक्चुअली में डिकोडेड नहीं है, ये डिसाइडेड है। ठीक है, इसको यह है डिसाइडेड। अलाइनमेंट ऑफ रोड इज फाइनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में भी पूछा है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो फाइनल अलाइनमेंट है वो किसके आधार पर डिसाइड किया जाता है? बताइए। होता क्या है कि हम जब भी कोई रोड बनाना चाहते हैं, ठीक है, समझिएगा, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखिए सपोज दिस इज द मैप ऑफ सम एरिया, ओके, और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, एंड दिस इज सपोज पॉइंट बी। हमें लोकेशन ए से लोकेशन बी तक रोड बनानी है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें रोड बनाना होता है तो सबसे पहले हम उस एरिया का मैप जो है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। उसका मैप हम स्टडी करेंगे। मैप में स्टडी करके हम क्या करते हैं, दो तीन ऑप्शन या दो तीन अलाइनमेंट यहाँ पे इनिशियल फेज में हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक पॉसिबिलिटी लगी हमें कि ये रोड बना सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा ऐसे बना सकते हैं सपोज, तीसरा ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो गया हमारे पास, दूसरा ऑप्शन ये हो गया, तीसरा ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। दो चार चीजें हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पे कोई अगर कोई स्ट्रीम होगी, कोई नदी नाला अगर होगा तो उसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। कहीं पर बहुत ज्यादा स्लोप अगर है या बहुत ज्यादा गड्ढा अगर है तो वहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएगी मटेरियल की, ठीक है। कटिंग एंड फिलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उस केस में ऐसे एरियाज को हम अवॉइड करेंगे। कहीं पर अगर रेलवे ट्रैक है तो उस एरिया को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें रेलवे क्रॉसिंग या अंडरपास वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा। कहीं पर अगर इरिगेशन लैंड है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल या इरिगेशन लैंड अगर कहीं पर है तो वहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर ऐसा जो लैंड जो है, खेती वाला जो लैंड अगर एक्वायर करते हैं हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जो किसान जो है उनको मुआवजा देना पड़ता है, कंपनसेशन जो देना पड़ता है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ऐड होता है, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि इस तरीके से कुछ तीन चार ऑप्शन जो भी है वो डिसाइड कर लेंगे मैप पर ही। इसको हम बोलते हैं मैप स्टडी, इसको हम बोलेंगे मैप स्टडी। तो सबसे पहला काम किसी प्रोजेक्ट में यही होता है, मैप स्टडी। इसके बाद हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इस मैप पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, जो भी दो तीन जितने भी अलाइनमेंट हमने डिसाइड किए इनिशियली इस मैप पर, उन सारे अलाइनमेंट के अलोंग हम फील्ड में घूम फिर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट करेंगे, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैप पर अवेलेबल नहीं है उनको हम एक एक अलाइनमेंट के अलोंग फील्ड में घूम कर कलेक्ट करेंगे। इसको हम बोलते हैं रिकनेसेंस या रिकनेसेंस सर्वे। बताया था कि घूम फिर कर फील्ड में घूमकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज नोन एज रिकनेसेंस, ओके। तो पता लगा कि अलाइनमेंट 2 जो है ना फील्ड में, इसके अलग कुछ नाला जा रहा है जबकि मैप में ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब इस अलाइनमेंट को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे नाला प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कुछ हमें कलवर्ट वगैरह ब्रिज वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा, तो कॉस्टली प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो रिकनेसेंस सर्विस से हमें पता लगा कि ये यहाँ पे कुछ नाला था, मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता लगा। रिकनेसेंस से पहले तो टोपोग्राफी होगा, वो मैप स्टडी में आ जाता है, ठीक है। मैप में टोपोग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन से वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम रिकनेसेंस करते हैं, ठीक है। जो मैप स्टडी हमने बोला उसी में हम वो क्या करते हैं, टोपोग्राफिकल स्टडी कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा जो स्टेप है, क्या करेंगे, रिकनेसेंस के बाद में जितने भी ऑप्शंस बचे, ठीक है, उनका हम रफली एस्टिमेट करेंगे कॉस्ट का। जैसे यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो रिजेक्ट हो गया, कॉस्टली था इसलिए, तो ऑप्शन 1 और 3 मतलब दो अलाइनमेंट्स की पॉसिबिलिटी बची है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का अगर यहाँ से रोड बनता है या यहाँ से रोड बनता है तो इनका रफली कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे हम, ठीक है। और इन दोनों का आपस में कंपेयर करके हम दोनों मतलब 2 या 3 जो भी ऑप्शन है इनको आपस में कंपेयर करके बेस्ट जो अलाइनमेंट है उसको चूज कर लेंगे। जनरली रोड हम वहां पे बनाते हैं जिसका कॉस्ट मिनिमम आता है जनरली, लेकिन बहुत सारे क्राइटेरिया है, उनमें से एक कॉस्ट वाला जो है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया। तो हम क्या करेंगे, तीसरी स्टेप जो है इसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे। दिस इज नोन एज प्रीलिमिनरी सर्वे, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में पूछा है, कुछ एग्जाम्स में पूछा है कि ये जो स्टेप होती है प्रीलिमिनरी सर्वे, इसमें हम फाइनल अलाइनमेंट को चूज कर लेते हैं, ठीक है। अभी 3-4 ऑप्शन थे हमारे पास, यहाँ पे इस स्टेप में हमने डिसाइड कर लिया कि रोड कहां से बनेगा, ठीक है। कैसे डिसाइड किया कि हमारे पास जितने भी ऑप्शन थे रिकनेसेंस के बाद में ऑप्शन 1 और 3 इनका रफली कॉस्ट एस्टिमेट किया, और जिसकी कॉस्ट कम होती है नॉर्मली वही फाइनलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने फाइनलाइज कर लिया कि कौन सा रोड बनना है, और फिर अगली स्टेप में हम जहां से रोड बनना है जो फाइनलाइज किया हमने अलाइनमेंट, उसका डिटेल्ड सर्वे करते हैं और फिर रोड बना देते हैं। फोर्थ स्टेज हो जाती है डिटेल्ड सर्वे, फोर्थ स्टेज हो जाती है डिटेल्ड सर्वे।
याद रखना, पहले हमने मैप स्टडी किया, जिस एरिया में रोड बनाना है उस एरिया के मैप में हमने 3-4 ऑप्शन जो भी हमें सुटेबल लगे वहां पे हमने मार्किंग कर ली मैप पर ही। दूसरा, रिकनेसेंस। रिकनेसेंस मतलब क्या, जो 3-4 ऑप्शन हमने मैप पर डिसाइड किए अलाइनमेंट के लिए, उनके अलोंग हम फील्ड में खुद जाएंगे और एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिकनेसेंस या रिकनेसेंस सर्वे। ओके। इसके बाद तीसरा स्टेज क्या है, रिकनेसेंस के बाद में जो ऑप्शंस बचे उन अलाइनमेंट्स के अलोंग हम क्या करेंगे, रफ कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे रोड का। ठीक है, उन अलाइनमेंट्स का हम रफली कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। और जनरली क्या होता है कि जिस अलाइनमेंट की कॉस्ट मिनिमम होती है उसी को फाइनलाइज किया जाता है, उसी वही से हम रोड बनाते हैं। तो याद रखना, ये जो स्टेज है प्रीलिमिनरी सर्वे, इसी स्टेज में हम रोड को फाइनलाइज कर लेते, फिर जो रोड फाइनलाइज किया उसका हम डिटेल सर्वे करेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या था। कुछ टेक्निकल इशू है तो ये हैंग हो रहा है बार बार। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा आप। वेट कीजिए, कुछ टेक्निकल इशू है। बताइए अब। क्वेश्चन था, अलाइनमेंट ऑफ रोड इज फाइनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा फील्ड सर्वे। ठीक है, जो प्रीलिमिनरी सर्वे किया उसमें हमने क्या किया, एक तरह से फील्ड सर्वे किया है, रफली कॉस्ट एस्टिमेट किया हमने। तो उसके लिए फील्ड में हमें सर्वे करना पड़ेगा रफ कॉस्ट एनालिसिस के लिए। ओके, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, या इसी को एग्जाम में प्रीलिमिनरी सर्वे बोल देता है। ठीक है, इसी को प्रीलिमिनरी सर्वे बोल देता है, तो याद रखना ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। इन
conducting the detailed survey for a strip covering on either side of the chosen center line. ठीक है, कोई सेंटर लाइन है उसके दोनों तरफ हमें क्या करना है, सर्वे करना है, डिटेल्ड सर्वे करना है. What should be the width in case of straight stretches and in case of sharp curves. ठीक है, जब स्ट्रेट रोड अगर है तब उस केस में विड्थ कितनी होगी, और जब शार्प कर्व से, ठीक है, कर्व अगर प्रोवाइडेड है तब उस केस में विड्थ कितनी होगी. बताइए, अगर स्ट्रेट रोड अगर हम एनालाइज करते हैं, सर्वे करते हैं इसका, तो हम 15 मीटर विड्थ लेकर चलते हैं, और अगर जहां पर कर्व होगा, शार्प कर्व अगर होता है, तो हम 30 मीटर विड्थ के लिए सर्वे करते हैं. ओके, तो याद रखिएगा, नहीं पता हो तो याद रखना, स्ट्रेट रोड के लिए हम 15 मीटर विड्थ की का सर्वे करते हैं, और जो अगर शार्प कर्व अगर प्रेजेंट है तब 30 मीटर विड्थ के लिए हम सर्वे करते हैं. आंसर हो जाता है 28 का ऑप्शन ए. ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. द सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ सर्वे इन हाईवे अलाइनमेंट इज. बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए. अभी डिस्कस भी किया था हमने. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एसएससी जेईई में पूछा, ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, तो अभी डिस्कस किया था हमने. सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैप स्टडी, उसके बाद रिकनेसेंस सर्वे, उसके बाद प्रीलिमिनरी सर्वे, उसके बाद डिटेल्ड सर्वे. पहली स्टेज क्या होगी, मैप स्टडी, उसके बाद हम रिकनेसेंस करेंगे, उसके बाद प्रीलिमिनरी सर्वे, देन इन लास्ट वी विल कंडक्ट द डिटेल्ड सर्वे. ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो गया. देख लीजिए कौन सा ऑप्शन था ये. कौन सा आंसर हो जाता है, आंसर हो जाता है ऑप्शन सी. ओके, किसी को डाउट? बताइए. तो ये चैप्टर कंप्लीट है हमारा. चैप्टर था हमारा हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग. ओके, इससे रिगार्डिंग और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप. बताइए.
डाउट आएंगे सर, तब पूछते हैं आपसे। नवीन, कल हम डिस्कस करेंगे अब ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला पार्ट, और सबसे ज्यादा वेटेज इसी टॉपिक का होता है। ओके, तो आप पहले से उसको तैयार रखिएगा। अगर आप पहले से एक बार पढ़ लेते तो उस केस में आपको ज्यादा बेटर समझ में आता है। ओके, तो ये जो सीक्वेंस था अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया था पहले इसका, क्वेश्चन नंबर 30 का? ऑप्शन सी। सबसे पहले मैप स्टडी किया, उसके बाद रिकनेसेंस सर्वे, देन प्रिलिमिनरी सर्वे, एंड इन लास्ट वी कंडक्टेड द डिटेल्ड सर्वे। ओके, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है ये कंप्लीट है। ओके, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ज्योमेट्रिक डिजाइन। ओके, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसी भी एग्जाम में जो होता है वो ज्योमेट्रिक डिजाइन का ही होता है। या तो हाईवे के क्वेश्चंस कम होते हैं, ठीक है, लेकिन जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कम 80% क्वेश्चन ये मान के चलना ज्योमेट्रिक डिजाइन से क्वेश्चन होंगे। ओके, ये पूरा जो सिलेबस है हाईवे का, उसका करीब 40 से 50% पार्ट अकेला ज्योमेट्रिक डिजाइन है। बड़ा टॉपिक है तो वेटेज भी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे इंक्लूड, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, बी ऑप्शन जो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स, सी ऑप्शन है साइड डिस्टेंसेस, डी है ऑल ऑफ दीज। बताइए ज्योमेट्रिक डिजाइन में हम क्या कंसीडर करते हैं, आंसर कीजिए, बताइए नवीन। देखिए जो ज्योमेट्रिक डिजाइन होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो भी विजिबल फीचर है किसी रोड के या हाईवे के, रोड मतलब हाईवे बोलेंगे यहाँ पे टेक्निकली हम, तो किसी भी रोड के जो विजिबल फीचर्स है उन सबको हम डिजाइन करते हैं, ऐसा समझना। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन मीन्स द डिजाइन ऑफ दी ऑल विजिबल फीचर्स ऑफ अ रोड। क्या क्या विजिबल होता है, में लेंथ विजिबल होती है, स्लोप जो होती है वो विजिबल होती है। सर स्टील की तरफ ब्रीफिंग कर देना चैप्टर की, बिल्कुल नवीन, जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाएंगे तो सब कुछ मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, लेंथ विजिबल होती है और कौन कौन से फीचर्स विजिबल होते हैं बताइए। विड्थ हो गई, साइड डिस्टेंस हो गई, स्लोप हो गई, स्लोप भी कई डायरेक्शंस में हो सकती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो सकती है, लेटरल डायरेक्शन में हो सकती है, सुपर एलिवेशन भी एक स्लोप का टाइप है, कैम्बर वगैरह, ये सारे विजिबल फीचर्स जो है, इन विजिबल फीचर्स को डिजाइन करने को ही हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन। ओके ओके, तो यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शनल जो एलिमेंट्स हैं इनको भी डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट क्या
क्रॉस डायरेक्शन में या लेटरल डायरेक्शन में जो स्लोप है वो हो गया। बी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स, ठीक है। तो जो वर्टिकल कर्व है वहां पे हमें कुछ स्लोप प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सी है साइड डिस्टेंस। तो ये सारे पैरामीटर्स हम डिजाइन करते हैं तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द मीनिंग ऑफ रोडवे विड्थ बी, रोडवे की विड्थ दी है बी, शोल्डर विड्थ एस, शोल्डर की विड्थ दी है एस, एंड कैरीजवे विड्थ डब्ल्यू, ठीक है। कैरीजवे विड्थ डब्ल्यू, कैरीजवे की विड्थ गिवन है डब्ल्यू, शुड बी टेकन एज, इनमें रिलेशन पूछा है, बताइए। एक तो ये क्लियर होना चाहिए, एक तो रोडवे क्या होता है, ठीक है। एक टर्म है रोडवे, एक है शोल्डर, और तीसरी टर्म है कैरीजवे। बताइए रोडवे क्या होता है। सेकंड का बी गलत है नवीन। देखिए जो भी रोड होता है यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपने देखे होंगे, ठीक है। बीच में हो सकता है कुछ मीडियन प्रेजेंट हो, ठीक है, फुटपाथ वगैरह कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड हो, ठीक है। मान लीजिए फुटपाथ है या मीडियन बोलते हैं इसको टेक्निकली, ओके। और यहाँ पे नंबर ऑफ जो ट्रैफिक लाइन है वो प्रोवाइडेड है। एक ट्रैफिक लाइन ये वाली हो गई, एक ट्रैफिक लाइन ये वाली हो गई, इस तरीके से। ऐसे इधर से आने के लिए एक ट्रैफिक लाइन ये हो गई, दूसरा ट्रैफिक लाइन ये हो गई। और भी आपने देखा होगा कि जो हाई स्पीड रोड्स होते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे साइड में एक लेन ट्रैफिक लाइन प्रोवाइडेड होती है जहां पे दोनों तरफ का ट्रैफिक अलाउ होता है, ठीक है। दोनों डायरेक्शंस में ट्रैफिक का मूवमेंट अलाउ होता है। आपने नेशनल हाईवेज या स्टेट हाईवेज पर या हाई स्पीड रोड्स पर ऐसा देखा होगा कि रोड के सबसे साइड में एक ट्रैफिक लेन देखी होगी जिसको हम इमरजेंसी लेन भी बोलते हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि दोनों साइड ट्रैफिक का मूवमेंट अलाउ होता है। तो जो रोडवे होता है वो क्या होता है, इन सारी विड्थ, ठीक है, सबका जो टोटल विड्थ देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं रोडवे विड्थ, या इसी को फॉर्मेशन विड्थ बोल देते हैं, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, ओके। इसमें मीडियन वगैरह या जो भी जितनी भी नंबर ऑफ ट्रैफिक लाइन है सबकी विड्थ काउंट हो जाती है, ओके। फिर जो एक पर्टिकुलर ट्रैफिक लाइन है, जैसे ये एक पर्टिकुलर ट्रैफिक लाइन है, इसी को हम क्या बोलेंगे, कैरीज वे, इसी को हम बोल देंगे कैरीज वे। एक पर्टिकुलर ट्रैफिक लाइन जो है दैट इज नोन एज कैरीज वे, या पेवमेंट इन जनरल हम बोल देते हैं उसको, ओके। फिर एक और टर्म यूज की थी शोल्डर। तो शोल्डर क्या होता है, बताइए शोल्डर किसे बोलते हैं। ये जो ट्रैफिक लाइन प्रोवाइड की इसी को हम बोलते हैं शोल्डर। रोड के एंड में जो इमरजेंसी लेन हमने प्रोवाइड की है उसी को शोल्डर बोलते हैं। दिस इज द इमरजेंसी लेन, ठीक है, इसी को हम शोल्डर भी बोलते हैं। बात समझ आती है। तो सबसे मैक्सिमम विड्थ कौन सी होगी, रोडवे की विड्थ होगी। तो रोडवे की विड्थ में बाकी सारी विड्थ काउंट कर दीजिए। रोडवे की विड्थ किसके बराबर होगी, बाकी जो शोल्डर वगैरह या कैरीजवे जो भी है, ठीक है, मीडियन है, कर्व है, इन सब की विड्थ को ऐड कर दीजिए, वो सब मिलके क्या हो जाएगी, रोडवे की विड्थ के बराबर हो जाएगी। तो अब बताइए मुझे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बताइए रिलेशन बताइए। ठीक है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता ना, रोडवे की विड्थ में तो सब कुछ ऐड होता है, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फॉर गुड रोड्स विथ हाई डिजाइन स्पीड
क्यूमुलेटिव अंडुलेशंस शुड बी, बताइए। फॉर गुड रोड्स विथ हाई डिजाइन स्पीड क्यूमुलेटिव अंडुलेशंस शुड बी। नवीन कह रहे थर्ड का ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कोई भी जो रोड है, मान लीजिए ये सपोज सेंट्रल लाइन है रोड की, ठीक है, और यहां से आपने देखा होगा कि कई बार रोड क्या होते हैं, बड़े उबड़ खाबड़ होते हैं, ठीक है, अंडुलेशंस प्रेजेंट होते हैं उसमें, सपोज ऐसे इस तरीके से कुछ, ठीक है, कुछ रफनेस होती है रोड में, होता है ना ऐसा, बना ऐसे रहा हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि एकदम परफेक्टली आइडियली फ्लैट रोड आपको कभी नहीं मिलेगा, कितना भी स्मूथ बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अंडुलेशंस होंगे, मतलब इस तरह की लहरें होगी। ओके, तो अगर ऐसा अगर है कि कहीं पे गड्ढा अगर प्रेजेंट है, कहीं पर थोड़ा इस तरह से बम्प्स बने हुए हैं, तब उस केस में क्या होता है कि हमारे जो मूविंग व्हीकल्स है उनके लिए सब कुछ अनकंफर्टेबल होगा। एकदम से गड्ढा आ गया तो भी अनकंफर्टेबल है, एक तरह एकदम से ये बम्प आ गया तो वो भी अनकंफर्टेबल होगा। बिल्कुल सही है नवीन, ठीक है, तब ये रोड जो है वो कंपैरेटिवली फ्लैट रोड के कंपैरिजन में ये अनकंफर्टेबल होगा। तो ये अनकंफर्ट का जो लेवल है इसको हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं बम्प इंटीग्रेटर। ठीक है, एक डिवाइस हम यूज करेंगे जो अनकंफर्ट का लेवल है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उस डिवाइस को हम बोलते हैं बम्प इंटीग्रेटर। इसका काम क्या होता है कि ये जो सेंटर लाइन जो है यहां से ये जो अंडुलेशन से इनमें देख लीजिए कितना डाइवर्जन है। ओके, तो ये बम्प इंटीग्रेटर क्या बताता है कि जो यूनिट लेंथ है रोड की, जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर रोड लेंथ हमने काउंट की, इसमें टोटल जो सम है अंडुलेशन का, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, मान लीजिए ये जो है इट इज 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द रोड, 1 किलोमीटर की रोड है, तो इस 1 किलोमीटर लेंथ में वर्टिकल जो अंडुलेशन है इनका सम बताता ही है। बात समझ में आई? ठीक है, ये हमने काउंट किया और जो ये वैल्यू आई ना, ये जो वैल्यू आई 1 किलोमीटर रोड लेंथ में जो वर्टिकल अंडुलेशन से इनका जो सम है इन सेंटीमीटर, दैट इज नोन एज क्या, अनइवननेस इंडेक्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अनइवननेस इंडेक्स। क्या होता है ये, दिस इज द क्यूमुलेटिव सम, this is the cumulative sum of vertical undulations in unit length of road, in a unit length of road. ओके, तो मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई, अनइवननेस इंडेक्स की यूनिट क्या हो गई, मुझे यूनिट बताइए, ये क्वेश्चन बनता है। मैंने इसको डिफाइन किया अनइवननेस इंडेक्स को, दिस इज द क्यूमुलेटिव सम ऑफ वर्टिकल अंडुलेशंस, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1 किलोमीटर लेंथ में, यूनिट लेंथ ऑफ रोड में। ठीक है, क्यूमुलेटिव सम ऑफ वर्टिकल अंडुलेशंस इन यूनिट लेंथ ऑफ रोड, तो इसकी यूनिट बता दीजिए मुझे, अनइवननेस इंडेक्स की यूनिट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताइए। डेफिनेशन से देखिए ना आप, क्यूमुलेटिव सम ऑफ वर्टिकल एंडुलेशंस इन यूनिट लेंथ ऑफ रोड। ठीक है, जो सम किया हमने सपोज सेंटीमीटर में किया, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, कुछ सम जो आएगा क्यूमुलेटिव सम जो होगा अल्टीमेटली सेंटीमीटर में होगा, और यूनिट लेंथ में किया तो इसको पर किलोमीटर बोल देंगे, तो इसकी यूनिट हो जाती है सेंटीमीटर पर किलोमीटर। अनइवननेस इंडेक्स की यूनिट क्या हो जाती है, सेंटीमीटर पर किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ओके, ये जो इंडेक्स है इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये अंडुलेशंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस डिवाइस से जिसको हमने बोला बम्प इंटीग्रेटर। फाइन, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो अंडुलेशन जितना ज्यादा होंगे, ये अंडुलेशन जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ही ये अनइवननेस इंडेक्स होगा। ठीक है, डेफिनेशन दिख रहा है, ये अंडुलेशन जो है ये जितना ज्यादा होंगे मतलब अनइवननेस इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। मतलब अगर प्रैक्टिकली बात करें हम
तो रोड उतना ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। अनइवननेस इंडेक्स बढ़ने पर जो रोड है वो ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है कि जो अनइवननेस इंडेक्स है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाई स्पीड रोड्स के लिए इतना अगर है तब ये बहुत कंफर्टेबल रोड माना जाता है। अनइवननेस इंडेक्स जो है अगर इट इज अप टू 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर तब इसको हम कंफर्टेबल रोड बोलेंगे। हाई स्पीड रोड्स में हमें ये मेंटेन करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन जो था, कौन सा हो जाता है आंसर? ऑप्शन ए। क्लियर सबको? ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। When longitudinal movement is less than rotational movement of a tire, then this condition is known as। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो है किसी टायर का वो कम है एज कंपेयर टू द रोटेशनल मूवमेंट, देन दिस कंडीशन इज नोन एज। ए ऑप्शन है स्किड, बी ऑप्शन है स्लिप, सी ऑप्शन है आउट स्किड एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सपोज ये कोई टायर है ऐसा, ठीक है, इस तरह का कुछ टायर आपने देखा होगा। तो जब आप ब्रेक लगाते हो इसका दो डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। एक तो क्या होता है, एक तो इस डायरेक्शन में जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट बोलेंगे, ओके, और एक क्या होता है सरकमफ्रेंस का लॉन्ग इसका मूवमेंट होता है, जिसको इस क्वेश्चन में रोटेशनल मूवमेंट बोला है, या इसी को हम बोल देंगे सरकमफ्रेंशियल मूवमेंट। ओके, दो डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा, एक तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, दूसरा इस सरकमफ्रेंस के डायरेक्शन में। अगर ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है कौन सी, इस डायरेक्शन में, इट इज मोर देन रोटेशनल डिस्टेंस। समझ जाना इससे नोटेशन से ही। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वाली डिस्टेंस जो ट्रेवल की, ये इस व्हील ने जब ब्रेक लगाया हमने तो दो डायरेक्शन में डिस्टेंस से ट्रेवल की, एक तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, दूसरा सरकमफ्रेंशियल डायरेक्शन में। अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज मोर देन रोटेशनल डिस्टेंस, तब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम बोलते हैं स्किड कंडीशन। हम बोलेंगे स्किड हो गया, टेक्निकली हम बोलेंगे स्किड हो गया। और अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की इट इज लेस देन रोटेशनल डिस्टेंस, तब उस केस में क्या होगा? इसको हम बोलते हैं स्लिप होना। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्लिप। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। नहीं पता तो नोट कीजिए। ओके, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो है दैट इज लेस देन रोटेशनल मूवमेंट, क्या होगा इससे? स्लीप। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट इन ऑर्डिनरी कंडीशन शुड नॉट एक्सीड। नॉर्मल कंडीशन में, मतलब कंडीशन जब हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो बहुत बार कंडीशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ओके, नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा है, ऑर्डिनरी कंडीशंस की बात कर रहा है, उस केस में जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है, मतलब स्टीपेस्ट मैक्सिमम हो गया, स्टीपेस्ट मतलब मैक्सिमम ग्रेडियंट जो हो गया दैट शुड नॉट एक्सीड कितना बताइए? नवीन ऑर्डिनरी कंडीशंस में बोला है। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हम कब बनाते हैं? जब हमारे पास, जब हमारे कंट्रोल में कंडीशन है ही नहीं।
जहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब वो ऑर्डिनरी कंडीशन की बात नहीं है फिर वो, ठीक है। ऑर्डिनरी कंडीशंस में जो मैक्सिमम हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं दैट इज रूलिंग ग्रेडियंट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है, ठीक है। ऑर्डिनरी कंडीशंस ने बोला है, अगर ऑर्डिनरी कंडीशंस नहीं बोला होता ना तब मैक्सिमम ग्रेडियंट कौन सा होता है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है, ठीक है। जितने भी टाइप से ग्रेडियंट के मैं डिस्कस करूंगा इसी चैप्टर में क्वेश्चंस आएंगे आगे, तो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे इनके बारे में भी, ओके। देन सिक्स्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाइट ऑफ लो और माउंटेबल कर्व इज, बताइए कितना होता है, जो कर्व स्टोन होता है उसकी हाइट कितनी होती है, बताइए। 10 सेंटीमीटर। कर्व आप समझते होंगे, समझते हो, आपने देखा होगा कि जो रोड्स होते हैं वहां पे अगर आपने देखा हो तो बीच में इस तरह की व्हाइट स्ट्रिप्स बनी होती है, होता है ना, ऐसे पेंटेड व्हाइट स्ट्रिप्स बनी होती है, रोड के साइड में होता है, साइड में भी होता है, लेकिन बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो आपने रोड में देखा होगा कि दो डिफरेंट जो ट्रैफिक लेन है उनके बीच में व्हाइट रंग की पेंट की हुई स्ट्रिप्स बनी होती है, इन्हीं को हम बोलते कर्व, इन्हीं को हम कर्व बोलते हैं। अब जब ये पेंटेड है तब उस केस में क्या होगा, व्हीकल्स इधर उधर इसके मूव कर सकते हैं, इसके ऊपर से मूव कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे द कर्व इज नॉट रेज्ड, ठीक है। अगर पेंट किया हुआ है तो इसके ऊपर से व्हीकल्स का मूवमेंट हो सकता है कर्व के ऊपर से, तो इसको हम बोलेंगे कर्व इज नॉट रेज्ड। और आपने देखा होगा कि जो हाई स्पीड रोड्स होते हैं वहां पे क्या होता है कि दो ट्रैफिक लेन्स के बीच में जो कर्व्स होती है वो हम कुछ स्टोन्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसके ऊपर से मूवमेंट नहीं होगा। आपने देखा होगा ना, दो लेन्स के बीच में कुछ स्टोन्स रखे होते हैं, ठीक है, जिससे एक लेन से दूसरे लेन में ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं हो सके, तो उस कर्व को हम बोलेंगे जो कर्व है दैट इज रेज्ड। इसके अलावा जो मीडियन आप देखते हो ना, आपने डिवाइडर देखा होगा, ठीक है, तो डिवाइडर में लास्ट में देखना जो कलर्ड स्टोन यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से जो प्रोवाइडेड होता है वो भी कर्व स्टोन ही होता है, ओके। बहुत जगह आप देख सकते हैं इसको, जो फुटपाथ हो गया या जो मीडियन हो गई, ठीक है, उसके एंड में कभी नोटिस करना जो स्टोन्स प्रोवाइडेड होते हैं वो भी कर्व स्टोन्स ही होते हैं। हाइट कितनी होती है इसकी, क्वेश्चन ये पूछा था कि हाइट कितनी होती है, तो ये हो जाती है 10 सेंटीमीटर, याद रखना, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाता है ऑप्शन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सर वीडियो रुक गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अब ठीक है नवीन, इज इट नाउ ओके और नॉट, बताइए। अब विजिबल है, ऑडिएबल है, नवीन कमेंट करके बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए नवीन, द हॉरिजॉन्टल गैप इन व्हीकल्स ऑन डबल लेन रोड इज, डबल लेन रोड पर व्हीकल्स के बीच में हॉरिजॉन्टल गैप कितना होगा, बताइए। जो रिकमेंडेशन है ये भी ट्रैफिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। किसी रोड पर जो व्हीकल्स है इनके बीच में हॉरिजॉन्टल गैप, मतलब ये वाला गैप, ये सपोज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, तब इनके बीच में हॉरिजॉन्टल गैप कितना होगा।
सर सेमी माउंट कर्व इनकी हाइट बता दीजिए। नवीन, केवल कर्व स्टोन की हाइट पूछी जाती है, वो 10 सेंटीमीटर होती है, इसके अलावा इतना डीपली पूछते नहीं है, कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा। तो केवल ये कर्व स्टोन की हाइट याद रखिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज सफिशियंट। बाकी सेमी वगैरह का नहीं पूछेंगे। बताइए हॉरिजॉन्टल गैप कितना होगा व्हीकल्स में रिकमेंडेड बाय आईआरसी, कितना होता है? 1 मीटर होता है, सीधा रिकमेंडेशन से आईआरसी की। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ रोड इज। किसी रोड की वर्टिकल प्रोफाइल को हमें डिजाइन करना है, तब मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट, मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होगा बताइए। डिजाइन के लिए मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना लेते हैं हम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा हो कई बार। मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट जो होता है वो होता है रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। नॉर्मल केस में जो मैक्सिमम ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द डिजाइन पर्पज, इट इज नोन एज रूलिंग ग्रेडियंट, याद रखना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑन हाईवेज इज बेस्ड ऑन। हॉरिजॉन्टल कर्व्स की डिजाइन किस पर आधारित है? तो पहले तो देखिए हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होते हैं, कि जो रोड है वो कर्व्ड रोड है, ठीक है, वो कर्व्ड रोड है, लेकिन इसमें एलिवेशन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा रोड के। मतलब इस रोड पे 2 पॉइंट्स लो ना, ए और बी, तो ये दोनों सेम हाइट पर है, सेम एलिवेशन पे है, रोड घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोड घूम रहा है, तब इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व। ओके, अब इसकी जो डिजाइन है किस पर आधारित है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल्स, डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल्स पर आधारित है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रोड हो, चाहे वो कर्व्ड हो या स्ट्रेट रोड हो, तो उसकी कुछ ना कुछ डिजाइन स्पीड हम कंसिडर करते हैं। बी ऑप्शन है परमिसिबल फ्रिक्शन ऑन द रोड सरफेस, ठीक है, फ्रिक्शन को भी हम कंसिडर करते हैं डिजाइन में, अगर आपने रिलेशन पढ़े हो। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो भी कंसिडर करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, सेटिंग आउट ऑफ लेमनिस्केट ट्रांजिशन कर्व्स इज डन विथ। जो लेमनिस्केट ट्रांजिशन कर्व हम सेटअप करते हैं, ये किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से किया जाता है? ए ऑप्शन है परपेंडिकुलर ऑफसेट्स, बी है रेडियल ऑफसेट्स, सी है डिफ्लेक्शन एंगल्स, डी है पोलर डिफ्लेक्शन एंगल्स। बताइए, अगर आपने पढ़ा हो तो पोलर डिफ्लेक्शन एंगल्स के थ्रू हम ट्रांजिशन कर्व्स बनाते हैं, लेमनिस्केट ट्रांजिशन कर्व। ओके ओके, तो आज के लिए सफिशिएंट है, एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब ज्योमेट्रिक डिजाइन जो है वो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कल मैं काफी डीपली डिस्कस करूंगा, मतलब जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे डिस्कस करूंगा, चाहे वो इसमें है या नहीं है, मैं सारा इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा। जो मैं डिस्कस करूंगा उससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार पूरे चैप्टर को, ज्योमेट्रिक डिजाइन को रिवाइज करना और अपने फ्रेंड्स को भी बताना, जिससे वो क्लास अटेंड कर सके। आज काफी बच्चे प्रेजेंट नहीं है, बच्चे काफी कम है आज, तो आप ज्योमेट्रिक डिजाइन को पूरा रिवाइज करना, अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करना कि ट्रांसपोर्टेशन की क्लास स्टार्ट हुई है, और कल हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से ज्योमेट्रिक डिजाइन को। ओके ओके, थैंक यू सो मच।